नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। 11th में बिजनेस स्टडीज़ ने हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस देखे थे, जिसमें था सोल प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब हमने देखे थे। अब उसमें हमने है ना पार्टनरशिप की बहुत बेसिक सी चीज़ें क्या होता है वो चीज़ें समझी थी। पार्टनरशिप हमने 11th में सीखा था, कुछ इसी तरह का था। When two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, then they are said to be in a partnership. जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर साथ में मिलके कोई बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो लोग आपस में शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। कौन सा एक्ट अप्लाई होता है यहाँ पे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना है। अब कुछ बेसिक से फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स क्या है। उसमें सबसे पहला फीचर दिया हुआ है कि टू, और ये कुछ बेसिक फीचर है जो मैंने लिखे हैं काफ़ी, और जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसमें काफ़ी और फीचर्स भी दिए हैं। तो कम्प्लीटली कोई भी चैप्टर रीड करो, स्टार्ट करें उससे पहले तुम्हारी जो भी बुक है उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, कम्प्लीटली उस थियोरी को भी रीड करना ही है। जो बेसिक चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल अगर बिज़नेस रन कर रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाता है। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीमेंट, अब दो पार्टनर जब साथ में मिलके एक बिज़नेस करने वाले हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट बनाना ही है। ओके, सो एग्रीमेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे हमको ये याद रखना है, इट कैन बी रिटन ऑल्सो एंड ओरल ऑल्सो, ज़रूरी नहीं होता है कि वो रिटन फॉर्म में ही हो। फिर होता है रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। इफ़ द पार्टनर्स वांट तो वो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और नहीं करवाते हैं तो इट इज़ देयर चॉइस। फिर आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो देखो दो पार्टनर हैं, सबकी इक्वल राइट्स होती हैं, तो सारे पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म को साथ मिलके मैनेज करते हैं और साथ मिलकर ही उसे कंट्रोल भी करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऐसा है कि पार्टनर्स जो हैं उन्होंने जो भी एग्रीमेंट बनाया था, भले वो रिटन हो या ओरल हो, उसके अकॉर्डिंग, सपोज़ वो ओरल था कि दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट उनको वैसे ही शेयर करना है, इवन लॉसेस भी वो इक्वली शेयर करेंगे। सपोज़ उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट जो है 2:1 के रेशियो में बटेंगे, मींस 3 पार्ट हो गए, एक पार्टनर 2 पार्ट लेगा और 1 पार्ट जो है वो सेकेंड पार्टनर को मिलेगा। सो प्रॉफिट्स शेयर करने पड़ते हैं, कोई एक अकेला इंडिविजुअल सारा प्रॉफिट लेकर नहीं जाता है। अब एग्रीमेंट की बात करें तो रिटर्न है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये एग्रीमेंट होता क्या है ये यहाँ पे आ गया है। पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं उस एग्रीमेंट को। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमॉन्ग पार्टनर इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब वो रिटर्न एग्रीमेंट जब वो बनाते हैं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, उन्होंने वो प्रॉफिट कैसे बांटने वाले हैं, उन्होंने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है या करने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कितना सैलरी किसको मिलने वाला है, किसको कितना कमीशन मिलने वाला है, ये कोई भी पॉइंट जो वो लोग प्रायर डिस्कस करके रखते हैं, जिस पे वो लोग एग्री हुए हैं, जब उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सभी पार्टनर्स ने एग्री किया है जो कि रिटन फॉर्म में है, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरली एग्री किया है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब सपोज़ उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं, कोई पार्टनरशिप बनाया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड, सॉरी, उन्होंने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया है, मीन्स प्रायर डिस्कशन उनके बीच में नहीं हुआ है, जस्ट पार्टनरशिप्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, यानी जब बनाई ही नहीं होती है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, तब क्या होता है, उन्होंने कोई भी पॉइंट रिटर्न में नहीं लिखा है,
और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, पार्टनर्स ने नहीं बनाई है, तब ये प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है यानी कि नहीं बना होता है, तब ये पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। सपोज़ ऐसा होता है कि दो पार्टनर्स जनरली आए और उन्होंने एक एग्री किया कि चलो हम आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे या जो भी था, नहीं बनाया डीड और बिज़नेस कैरी ऑन करने लग गए। अब दो पार्टनर में से एक पार्टनर ऐसा था जिसने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था और दूसरा पार्टनर जो था उसने थोड़ा कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। लेट अस टेक कि एक ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया था और एक ने 1 लाख ही कंट्रीब्यूट किया था, यानी 2:1 का रेशो होता है उनके कैपिटल का। अब जब प्रॉफिट शेयर करने की बारी आती है, तब पहले तो उनके बीच में डिस्कशन हुआ नहीं, ओके। अब जब डीड भी नहीं बनाई और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती है तो उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, जहाँ पे पहला पार्टनर कहता है क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पार्टनरशिप में हैं, हमको इक्वली बांटना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई उनके बीच में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी ये डिस्प्यूट सॉल्व किस बेसिस पे होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में जो रूल्स है वो गिवन है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न के अंडर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या कि नहीं, जिसका मतलब है कि अगर नहीं बनाई गई है तो पार्टनर्स को, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जितने भी है, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सभी को प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली बांटना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। दूसरा, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। नो सैलरी, नो कमीशन, किसी भी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ये याद रखना है, 6% पर एनम किस पर, इज़ टू बी अलाउड ऑन लोन एंड एडवांस, दिस इज़ विच, कौन सा, गिवन बाय पार्टनर। किसी एक पार्टनर ने, सपोज़ उनको, सपोज़ वी हैव 3 पार्टनर्स ए बी सी, और फर्म को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी तो वो कहीं बाहर से लोन लेने वाले थे। अब उसमें से सी ये कहता है कि आई हैव दैट अमाउंट अवेलेबल विथ मी, मेरे पास में वो अमाउंट पड़ा हुआ है, तो बैंक से लोन लेने की जगह वो पैसे मैं ही एज अ लोन दे देता हूँ फर्म को। जो इंटरेस्ट था, जो भी इंटरेस्ट उनके बीच में डिसाइड हुआ हो, वो इंटरेस्ट मुझे पे कर देना। उनके बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, और पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं है। तो ऐसे केस में कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है और डीड नहीं बनी हुई है, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना है, वी हैव टू गिव 6%। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो मैक्सिमम इन सभी पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट जो है वो याद रखेंगे तो सब याद रह जाएगा। पहली बात ये कि प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली बटेंगे, ठीक है। क्या मिलता है, एक तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे, और दूसरा, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो है वो 6% मिलेगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, ना ही कोई सैलरी, कमीशन, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। जिसका मतलब क्या है कि अगर विदाउट पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स जो है एक फर्म चलाते हैं और जो भी प्रॉफिट्स होगा वो इक्वली बांटेंगे, उसके अलावा उनको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। सिंपल से 2 पॉइंट याद रखना है कि प्रॉफिट्स इक्वली बटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो उसको 6% देना, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। दिस पॉइंट यू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर दिस पॉइंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया था। काफ़ी ईजी पॉइंट है, आई होप कि इतना समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये दोनों पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये होते क्या हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके,
अब प्रीवियस ईयर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट मिलेगा, ओके, ये प्रॉफिट जो आता है ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के लिए होता है। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी मिलता है, लेट अस टेक नेट प्रॉफिट कि तीनों पार्टनर्स ABC 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक प्रॉफिट अर्न किया। ओके, तो ये तीनों का मिला के तीनों पार्टनर्स का ये प्रॉफिट का अमाउंट है। अब ये प्रॉफिट का अमाउंट जो है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन तीनों पार्टनर्स के बीच में। ये पैसा उन तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इफ़ प्रिपेयर्ड, अगर बनी हुई है, अगर उसमें जो भी लिखा हुआ है। सपोज़ अगर पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेकिन सपोज़ पार्टनर्स ने एक एग्रीमेंट रिटर्न बना दिया है, उसमें लिख दिया है कि प्रॉफिट जो है वो 2:1 या 3:1 या जो भी रेशो है उसमें बांटना है, इंटरेस्ट 10% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4%, 5% जो भी चार्ज करना है, सपोज़ 10,000 सैलरी देना है XYZ जो भी पर्सन है उसको। यानी अगर ये चीज़ें उन्होंने लिख ली है तो वो उसी तरह से अप्लाई होंगी जैसे उनके पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। अगर उन्होंने लिख के रखा है तो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, प्रॉफिट जिस रेशो में बताया गया है उसी रेशो में बटेगा। अगर डीड बनाई हुई है तो, अगर बनी हुई नहीं है तब ये पॉइंट्स हम फॉलो करते हैं। ओके, अब पहले सीखते हैं हम एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं हम, तो पार्टनरशिप में भी ऑब्वियसली ये अकाउंट तो बनता ही है। तो यहाँ पे हमारे इसमें हम ये अकाउंट बनाने वाले नहीं हैं, बट जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस चीज़ को समझना कि हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये बटेगा सभी पार्टनर्स में। प्रीवियस ईयर में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वो सोल प्रोप्राइटर का था, यानी एक अकेला इंडिविजुअल है। तो अगर कोई अकेला इंडिविजुअल कमा रहा है, फर्म चला रहा है, तो ये पूरा नेट प्रॉफिट उस अकेले को मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टनर्स है, तो ये पूरा प्रॉफिट जो आएगा वो किसी एक को नहीं जाने वाला है, बल्कि उन तीनों पार्टनर्स में बंटने वाला है उनके एग्रीड रेशियो में। जो रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है उस एग्रीड रेशियो में, अगर डीड नहीं बनी हुई है तो इक्वली मिल जाएगा उनको, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अकाउंट नया है जो हमने 11th में नहीं सीखा था, जो पार्टनरशिप अकाउंट में बनाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बात समझ लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आया होता है वो पार्टनर्स को बांटना पड़ता है, तो वो बांटने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, और फिर ये जो भी अमाउंट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी देना है तो वो सैलरी, कोई कमीशन देना है तो वो कमीशन, किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन किया हुआ है तो वो दे देंगे, और फिर लास्ट में जो पैसा बच जाएगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पार्टनर्स। ये सारी चीज़ें हो जाती है इस प्रॉफिट के अगेन। तो ये हम इन डिटेल सीखेंगे, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए एक रफ़ आइडिया मिल जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे रफ़ में शो किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है अलग से, वो ये इसलिए बनता है क्योंकि जो भी पैसा फर्म ने, तीनों ने मिलके या चारों ने मिलके, जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने मिलके जो कमाया है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके क्रेडिट साइड में हम वही नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ये इसके क्वेश्चंस हम अलग से सीखेंगे बाद में। ओके, अब हम ये समझ लेते हैं इसमें कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है उस तरह के एक्सपेंसेस जो हमें कंपल्सरीली करने ही पड़ते हैं भले प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं। सपोज़ ABC पार्टनर है, वो जिस शेड के अंदर, जिस फैक्ट्री शेड के अंदर काम कर रहे हैं वो रेंट पे है,
तो भले ही वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए, उनको रेंट पे करना ही है। तो ये रेंट क्या हो गया, दिस इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपलसरी पेमेंट है जो उनको करना ही पड़ेगा। अब उनकी फर्म में सपोज़ क्या कहते हैं, कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस पे करना है, उनको सैलरीज पे करना है, ठीक है। तो ये कैसे चीज़ें हैं, क्या अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस नहीं देने वाले या सैलरीज नहीं देने वाले? ऑब्वियसली नॉट, उनको देना ही पड़ेगा भले ही प्रॉफिट हो या ना हो। तो इनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसका मतलब क्या है, ये कंपलसरी पेमेंट होते हैं जो करने ही पड़ते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, भले ही प्रॉफिट हो ना हो उनको देने ही पड़ते हैं, ये एक्सपेंसेस करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि हम ये बनाते तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को देने वाले हैं। ओके, तो ये कंपलसरी पेमेंट नहीं होते हैं, पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, फिर प्रॉफिट बांटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो ही सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सपोज़ उस साल नेट प्रॉफिट हुआ ही और नेट लॉस हुआ तो पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा। भले उनके पार्टनरशिप डीड में उन्होंने एग्री किया था पर प्रॉफिट्स तो थे ही नहीं, और ये सब क्या थे, दिस वर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी क्या कि प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो ही, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट हेड, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना टू डिफरेंट हेड्स। ओके, सैलरी में, कमीशन में, इन सब चीज़ों में बांटना, अगर ये है तो ही ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ समझ के रखना है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, इन पॉइंट को इस तरह से समझना, ये फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाना, अब ये समझो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसी भी तरह का एक्सपेंस है, उसके आगे लिखा हुआ है दिस इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स ये कंपलसरी है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट है तो ही वो एक्सपेंसेस किए जाएंगे, वरना वो एक्सपेंसेस नहीं करे जाएंगे फर्म के थ्रू। ओके, आई होप कि समझ में आया हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब ये रेंट पेड टू अ पार्टनर का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। किसी एक पार्टनर ने अपना एक शेड जो था, उस एग्जाम्पल मैंने उसी तरह से लिखा था, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। एक पार्टनर ने अपना शेड जो है वो अपने ही पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे दे के रखा था, तो अगर वो बाहर से लेते तो भी कंपलसरी रेंट पेमेंट तो करना ही पड़ता। तो ये क्या है, दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनको पैसा देना ही पड़ेगा भले ही प्रॉफिट हो या ना हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी एक पार्टनर ने लोन दिया है अपने ही फर्म में, तो ये भी एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज़, तो ये भी प्रॉफिट हो या ना हो, उनसे काम करवाया है तो ऑब्वियसली उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो ना हो ये सारे एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, फिर ये जनरल डोनेशन जो उनको अपने जनरल रिज़र्व जो उनको अपने प्रॉफिट्स में से ट्रांसफ़र करना था, तो ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होगा वो इनमें बढ़ जाएगा अगर गिवन है इनके डीड में तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमको मिल जाती है कि अगर प्रॉफिट अवेलेबल हैं तो ये चीज़ें भी मिलेंगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये तीनों चीज़ें या फिर इनसे ज़्यादा चीज़ें जो भी एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं वो नहीं दी जाएंगी। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में हम
कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं मैं एक बार बता देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम ही जैसे बता रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, यानी कुछ बेसिक चीज़ें जो पार्टनरशिप की है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है पार्टनर्स का वो सीखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक रफ आइडिया दिया था, वो कैसे बनाना है। पास एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये कुछ टॉपिक है इस चैप्टर के जो आगे मैं 1 बाय 1 सिखा दूँगी। आई होप कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स थे वो समझ में आए हैं आप सबको। थैंक यू।